हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है। 10th क्लास में हम लोग बेसिकली ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे हैं और इसी में हम लोग भौतिक पर्यावरण इन सब चीजों का समानियोजन, प्लानिंग इत्यादि चीजों को पढ़ चुके थे। भूमि परती लैंड क्या होती है और किस तरीके से उनको देखते हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली। और रिसोर्सेज क्या है, भू यूज पैटर्न हम कितना कर रहे हैं, लैंड का हम कितना यूज कर रहे हैं, कितनी अनफर्टाइल है, कितनी फर्टाइल है, कितनी आपका इरिगेशन पर है, इन सब चीजों को आपका हम देख चुके थे। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं और जो लैंड यूज पैटर्न है उसको देखते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित की गई थी, जिसमें वनों में केवल 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछनीय है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। वन नीति द्वारा ही निर्धारित की गई सीमा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी जो सीमा पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बनाई गई थी वो उसको बनाए रखना आवश्यक है। और कह रहे हैं वन क्षेत्रों के आसपास पास में रहने वाले लाखों लोगों में आजीविका का इस पर आपका निर्भर करती है। भू उपयोग एक बहुत बड़ा बंजर भूमि और दूसरा गैस कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि कहलाती है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानों, सूखी मरुस्थल शामिल हैं। गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़क, रेलवे लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करते रहने से लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। कैसा हो रहा है? भू संसाधनों का आपका निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण में गंभीर आपदा आ गई है। कैसा आ गई है? गंभीर आपदा आ गई है। तो हमने अपने संसाधन का जो एक पारिस्थितिकी सीमा थी कि भाई इस लेवल तक अगर हम लोग अपने रिसोर्सेज को निकाल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे अगर हम ऊपर जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। और हमने उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दिया है, जिससे ये सारी चीजें हमारे सामने दिख रही हैं, महसूस होने लगती है। ठीक है, चलिए अब भूमि निम्नीकरण और उसके संरक्षण के उपाय। अब आपने भूमि का इतना सारा प्रयोग किया है, उसका उपयोग किया है, अब वो खराब हो गई है, उसका संरक्षण भी तो करेंगे। तो देखिए संरक्षण करने के लिए क्या है। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका प्रयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं और भावी पीढ़ी भी इस भूमि का उपयोग करेगी। भोजन, मकान, कपड़े की अपनी मूलभूत आवश्यकताएं 95% भूमिगत से प्राप्त होती है। कहते जितनी भी हमको भोजन वाली चीजें हैं, सब चीजें हैं, तो 95% हम आपका लैंड से ही इनको प्राप्त कर लेते हैं। मानव क्रियाकलाप के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतें भी बदल रही हैं। ठीक, इस समय भारत को लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि में निम्नीकृत है और इसे लगभग 28% भूमियां निम्नलिखित वन के अंतर्गत आती है। यानी कि ऐसा 13 करोड़ हेक्टेयर के वन आपके काटे जा चुके हैं और 28% ऐसी लैंड है जहां पर वनों को काट दिया गया है, इसके अंतर्गत आता है। ठीक, और 58% क्षेत्र में जल अपर्दित है, यानी कि 56% ऐसा पार्ट है जहां पर जल अपर्दित है, जल के द्वारा चीजें को मतलब उनको काटा गया है। शेष भाग आपका लवणीय है और आपका क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोत्पुलन, अति पशुचारण, खनन के भूमि के निम्नीकरण मुख्य घटक में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को भी गहरी खाइयों और मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोत्पन्न भूमि का निम्नीकरण का कारण बन गया है। आप देखेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अत्यधिक सिंचाई निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। कैसे है? इन सब के लिए आपके उत्तरदायी। और अति सिंचाई
से उत्पन्न जल क्रांता भी भूमि निम्नीकरण के कारण उत्तरदायी है, जिसमें मृदा के लवणीय और क्षारीय लवण बढ़ता जा रहा है। खनिज प्रक्रिया जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसकर मृदा बर्तन के चूना खड़िया सेल खड़ी कैसे हैं चूना खड़िया और आपका सेल खड़ी का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में विसर्जित है। चलिए इसको पहले तरफ बाद में देखेंगे। अब आप मुझे बताइए, कहीं लैंड का इतना बड़ा पार्ट हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमने उसमें साफ साफ देखा कि भैया किस तरह से हमारे पूर्वज आ रहे हैं, 95% यह चीजें पूरी हो रही हैं, ठीक है। और आपका 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो लैंड डिग्रेडेशन में है, फिर और 28% का आपका लो रेट है वन के अंदर, आपका 56% क्या है जल क्षेत्र अपरदित है, और उसमें कुछ जो शेष बच गया उसमें लवणीय और क्षारीय बेसिक और एसिड वाली प्रॉपर्टी है, जहां पर नमक की मात्रा यानी कि सोडियम ज्यादा पाया जाता है, लवणता वाला चीजें हैं, सोडियम क्लोराइड है, और वन उन्मूलन है, अतिचारण है, खनन निकल रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र ये राज्य हैं, मध्य प्रदेश गुजरात में अति पशुचारण है, पंजाब हरियाणा में बहुत ज्यादा सिंचाई करके हमने क्या कर दिया है, लैंड को डिग्रेड कर दिया है। उसके विषय में अब मान लीजिए कह रहे हैं कि भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी चीजें जल आक्रांताओं का मतलब बहुत ज्यादा जो हम जल का प्रयोग कर रहे हैं उनको जल आक्रांता बता दिया है। कह रहे मृदा से लवणीय और क्षारता बढ़ रही है, एसिड और बेसिटिक जो बेसिक भूमि है उनमें बढ़ रही है। देखिए अगर आपने पीएच वैल्यू पढ़ी होगी 6 और 7 के बीच में रहता है, आपका 6.5 सबसे अच्छी भूमि होती है, कम होता है तो अम्लीय हो जाती है, ज्यादा होती है तो क्षारीय हो जाती है, इस प्रकार में है, ठीक है। अब देखिए इसकी परती भूमि पर जम जाती है, मृदा का जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास के बाहर आने वाली विशिष्ट पदार्थ भूमि जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई तरीके हैं। कैसे हैं? कई तरीके हैं। जैसे अब अगर हम चाहते हैं कि बाकी में लैंड डिग्रेडेशन का कुछ सॉल्व होना चाहिए तो हमको वनारोपण, हमको वन लगाने चाहिए, चारागाहों का उचित प्रबंधन, हमको चारागाह अच्छे करने चाहिए। मतलब इस तरह से हम लीचिंग करें, यानी कि इस तरह से प्रयोग करें ताकि पूरा चीजें उनको अधिक उसको ना खींचे, ठीक, शोषण क्या ना हो, इसमें ज्यादा तरीके से उसको एक्सप्लॉटेशन ना हो, तो हमको चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। और कुछ हद तक इसकी मदद कर सकते हैं, पेड़ों में रक्षक मेखला लगा सकते हैं। आप देखते हैं कोई पेड़ लगा होता है उसके चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल या फिर आपका लोहे का जाल लगा देते हैं। और पेड़ों के रक्षक मेखला पशुचारण को नियंत्रण कर सकते हैं। रेत के टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया भी, और भूमि मृदा कटाव को रोकने के लिए जो ड्राई एरिया है वहां उनमें भी की जा सकती है। बंजर भूमि में उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके भूमि प्रदूषण को हम लोग कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? भूमि प्रदूषण को हम लोग कम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तरीके नहीं है, हमारे पास तरीके बहुत है, हम पे पैटर्न बहुत है, बस हमको वो पैटर्न्स हमको यूज करने आने चाहिए। मतलब कहने का मतलब है यूज करने आने चाहिए। मृदा संसाधन, ठीक, तो मृदा संसाधन को हम देखेंगे कि मृदा कैसी आपका रिसोर्सेस है, हमसे अच्छा आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ जाए। अब देखिए मृदा संसाधन हम किस तरह से उनको यूज करते हैं। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य, देखिए कैसे है, नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। इंपोर्टेंट करिए, वेरी इंपोर्टेंट करिए, नवीकरणीय है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। तो मृदा एक ऐसा जीवन तंत्र है जिसे कुछ सेंटीमीटर गहराई मृदा बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनाने की प्रक्रिया में उच्चावच, जन्म सैलल, बहुत सारे यहाँ की हाइट्स पर डिपेंड करता है, वहाँ के जो आपके सेल हैं यानी कि रॉक्स कैसी हैं, इग्नियस रॉक्स हैं, और आपका मेटामॉर्फिक है, कायांतरित है, सेडिमेंट्री है, नीस है, ग्रेनाइट है, कैसी उसमें है, इसको देखा जाता है। और सेलों का संस्तर कैसा है, वो लेयर में है नहीं है,
वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, वहाँ की वनस्पति कैसी है, वहाँ के जीव पदार्थ मुख्य रूप से प्राकृतिक अनेक तत्व जैसे तापमान में परिवर्तन, बहते हुए जल क्रिया, पवन, हिमानी अपक्रियाएं हैं और मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन महत्वपूर्ण हैं और मृदा में ह्यूमस और अजैविक दोनों प्रकार की मात्रा बताती हैं। यानी कि आपको दोनों देखना है कि उनमें जैविक और अजैविक कितना है और आपका ह्यूमस कितना है। ठीक, ये सारी चीज देखी जाए। चलिए आगे देखें। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले कारक उनके तत्व, उनके रंग, उनकी गहराई, उनका गठन, उनकी आयु, उनका रासायनिक और आपका भौतिक और जैविक गुण के आधार पर मृदाओं का प्रकार है। अब देखिए किस चीज पर डिपेंड करती है मृदा बनने में, उसके तत्व कौन से हैं, उसका रंग कैसा है, उसकी गहराई कैसी है, उसका गठन कैसे हुआ है, आयु क्या है और आपका रासायनिक है क्या भौतिक है, इनको हम लोग आपका देखते हैं। अच्छा, जो हमें मृदा है ना वो कुछ आपके संस्तरों में मिलती है। कैसे मिलती है? कुछ आपके संस्तर हैं उनमें मिलती है। ऊपरी संस्तर, उपसंस्तर, फिर उसके नीचे और फिर उसके नीचे, इन सभी के बीच वो आपका पाई जाती है। भौतिक गुणों के आधार पर मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। कह रहे भौतिक गुणों के आधार पर मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार है। मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार की उच्चावच भूआकृतियां, जलवायु, वनस्पति पाई जाती हैं। इस कारण से अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हैं। ऐसी हैं अनेक प्रकार की मृदाएं, यानी कि उनका उच्चावच, कोई पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं मैदानी क्षेत्र है, इनके आधार पर मिलती हैं और उसी के आधार पर देखें मिलती हैं। पहली है जलोढ़ मृदा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जलोढ़ मृदा विश्व रूप से फैली है, देश के महत्वपूर्ण मृदा है और संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा आपकी हिमालय की 3 नदियां सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। यानी कि जो आपके हिमालय से जो आपकी नदियां निकलती हैं उनका जो उनके साथ जो लाए गए अवशेष है, निक्षेप है, जो आपका डिपोजिशन है, उसी से बनी है आपका ये सारी जलोढ़ मृदा। यानी कि एक सक्रिय गलियारा द्वारा मृदा जो आती है वो फैला हुआ है। आप देखते हैं कंकड़ पत्थर बालू आता है और गंगा उसको जमा देती है, उसी जमा वाली मिट्टी को हमने कहा है जलोढ़ मृदा। ये आप देखिए सक्रिय गलियारा में राजस्थान गुजरात तक फैली, यानी कि राजस्थान और गुजरात तक। और जो आपका पूर्वी तटीय मैदान है, ईस्टर्न कोस्ट का जो प्लेन है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये भी डेल्टा आपके जलोढ़ से बने हैं। कैसे बने हैं? ये देखिए, महानदी, गोदावरी, ठीक, कृष्णा और कावेरी। ये कावेरी है, ये कृष्णा है, ये गोदावरी है, ये महानदी है और ये गंगा है, ये ब्रह्मपुत्र है। इस वाले क्षेत्र पर सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो ईस्टर्न कोस्ट है वो किसका बना है? वो जलोढ़ मृदा का बना है। ठीक, जलोढ़ मृदा में रेत और रेत से छोटा होता है सिल्ट और सिल्ट से होती है मृतिका जो गाज जैसी होती है। अनुपात पाया जाता है। नदी के मुहाने की घाटी के ऊपर में मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। नदी घाटी के ऊपर वाले भाग में ढाल भंग सीमा मोटे कण वाली मैदान पाई जाती है। ऐसी मृदा पर्वतों की तलहटी में बने मैदान जैसे चो क्षेत्र और तराई पर आमतौर पर ये आपका पाए जाते हैं। कणों के आकार में घटकों के अलावा मृदा की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है। पुराना जलोढ़ जिसे हम बांगर कहते हैं, नया जलोढ़ हम उसको खादर कहते हैं। और आपने नया जलोढ़, पुराना जलोढ़ आपने पढ़ा है जब आपका हिमालय पर्वत का रीजन है और पठारे हम देखते हैं कि जो आपका फुटिल रीजन है हम उसको भावर कहते हैं। क्या कहते हैं? भावर। ठीक, और भावर के बाद क्या दिखा देता है? अब आपका तराई। तो तराई क्षेत्र को हमने 2 भाग में बांटा था। क्लियर है? पुराना जलोढ़ बांगर और नया जलोढ़ खादर बनता है। और बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है और ये मात्राएं की तुलना में अधिक महीन कण पाए जाते हैं। कैसे मिलते हैं? बारीक आपके महीन कण मिलते हैं। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है और अत्यधिक आपका जलोढ़ मृदा में क्या होता है
कि जो हमारी जलोढ़ मृदा है उसमें क्या होता है, पोटेशियम, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। ये गन्ना, चावल, गेहूं और अन्य, जैसे आपकी कपास भी अच्छी हो सकती है, खासकर वो आपका काली मिट्टी में होती है, और दलहन यानी कि जो आपकी सरसों वगैरह है, इनके लिए उपयुक्त है। और अधिक उपजाऊपन होने के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि, डीप एग्रीकल्चर, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या की बहुत ज्यादा भीड़, सूखे के क्षेत्र में मृदाएं अधिक क्षारीय होती है। और कहीं आपका ड्राई एरिया है तो वहां कैसी होगी, आपका क्षारीय होगी। अब बताइए, इस तरह का स्केल लगा होता है, यहाँ से लेके 7 इधर। आप मुझे बताएंगे कि कौन से पैमाने पर है। और मृदा की सही उपचार के लिए सिंचाई करने में इसकी पैदावार बढ़ जाती है। मान लो कहीं डाउनफॉल भी है और आपने अच्छी फैसिलिटी कर दी किसकी, इरिगेशन की, तो ये चीजें बड़ी सेफ, सरल हो जाती हैं और बहुत अच्छे से आपको दिखाई देगा। तो मैंने आपको पूरा बनाकर समझाने का प्रयास किया है कि कहाँ पर गंगा नदी, कहाँ पर ये नदी अपना निक्षेप बनाती है और वो ही निक्षेप कैसे आपको दिखाई देता है, कहाँ तक उनका फैला हुआ है, पूर्वी तट और किसका बना है। तो पूर्वी तट के जो पार्ट है खास कर कावेरी नदी तक, और उसके अलावा कृष्णा, गोदावरी, महानदी का जो क्षेत्र है उसमें, और गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, और जो कोस्टल एरिया यानी कि सबसे बड़े भाग पर आपको जलोढ़ मृदा दिखाई देगी, क्योंकि जो आपका उत्तरी गंगा का मैदान है या फिर जो प्लेन है वो सारा किसका बना है, इसी मृदा का बना हुआ है। हो गया इतना? कोई किसी का डाउट, कोई क्वेरी हो किसी प्रकार की, पूछ सकते हैं आप मेरे से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब इसके बाद है आपका काली मृदा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। काली मृदा का रंग काला है और इसे क्या कहते हैं, रेगर, रेगर, कहे रेगर, कहे रेंगुड़ कहा जाता है। काली मृदा कपास के लिए अच्छी, मैंने पहले भी बताया किसके लिए, कपास खेती के लिए सुपर। ठीक, इसे काली कपास की मृदा के नाम से जाना जाता है। जलवायु, ये सेल जनक मृदा से बनने के कारण महत्वपूर्ण है, यानी कि जो सेल फॉर्मेशन था उसी का अक्षय अपरदन के माध्यम से ये जो मिट्टी है ये आपका बनी है और इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक, ये कहाँ मिलती है, महत्वपूर्ण मानी जाती है, ये है दक्कन प्लेट्यू का पठार, जिसे हम बेसाल्ट का पठार, और उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। उत्तरी पश्चिमी भाग यानी कि महाराष्ट्र, सौराष्ट्र वाला मध्य क्षेत्रीय, यहाँ मिलती है। ठीक, मालवा वाले क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के पठार में भी पाई जाती है। ठीक, अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था, ये वाला जो क्षेत्र मैं आपको दिखाऊंगा अभी, रेड वाला, ध्यान दीजिए, ये पूरा कोस्टल एरिया वाला जो क्षेत्र है तो नीचे भी ये वाला क्षेत्र, ये जो पूरा क्षेत्र मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं ना, ये पूरा क्षेत्र है जलोढ़ मृदा का। किसका है, जलोढ़ मृदा का। ठीक, ये आपको ध्यान देना है, जलोढ़ मृदा का। और हम उसके बाद बात कर रहे थे जलोढ़ मृदा के बाद काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी का जो बेसिकली क्षेत्र है वो यही है, जो हमारा दक्कन का जो पठार है। ठीक, और ये थोड़ा जो वेस्टर्न भाग की हम कह रहे थे, साउथ, नॉर्थ वेस्ट, वो वाला रीजन इसमें है। और उसके बाद जो बीच में ये कुछ बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ क्षेत्र है, मैं पूरा साफ कर देता हूं, जो आपको रेड कलर से दिखाई दे रहा है, ये जो रेड वाला रीजन है ये है लाल पीली जो मिट्टी है उसी का बना हुआ क्षेत्र है। ठीक है, किसका बना हुआ है, लाल पीली मिट्टी। तो अगर आप क्षेत्र वाइज में देखोगे तो दो मिट्टी सबसे ज्यादा मिलेंगी, एक हो गई आपका जलोढ़, दूसरी हो गई आपका लाल व पीली, और तीसरी हो गई आपका काली। और तीसरी के बाद जो आपको रेट मिलेगा वो आपका पर्वतीय है, फिर उसके बाद लेटराइट, और उसको ड्राई जो सॉइल्स है वो आपको मिलेगी। तो कोशिश करिए, एक भारत का मैप बनाइए
और उस भारत के मैप के बनाने के माध्यम से अगर आप इनको सीखेंगे, करेंगे, पढ़ेंगे, यकीन मानिए बहुत सरल और बहुत आसानी से आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। मुझे भी जो याद है वो मैपिंग के माध्यम से ही मुझे याद है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।